नमस्कार, घड़ी में बजने वाले हैं 4 और मैं दीपाली नंदा आपके लिए लेकर आ गई हूं आवाज समाचार बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस के साथ। चैंपियंस ट्रॉफी सेमीफाइनल में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जारी है जंग। वरुण चक्रवर्ती की फिरकी में फंसे ट्रेविस हेड, ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेट पर बना लिए हैं 100 रन। दुनिया के सबसे विशाल पशु पुनर्वास केंद्र वनतारा का प्रधानमंत्री मोदी ने किया उद्घाटन। अंबानी परिवार रहा मौजूद। पीएम ने शेर और दूसरे जानवरों के साथ वक्त बिताया। अनंत अंबानी का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है वनतारा। आज फिर लाल निशान में बंद हुआ बाजार। सेंसेक्स निफ्टी में निचले स्तर से दिखा थोड़ा सुधार। मिड कैप इंडेक्स की फ्लैट क्लोजिंग। दुनिया में टैरिफ वॉर गहराया। मेक्सिको, कनाडा, चीन पर यूएस का टैरिफ आज से लागू। चीन कनाडा की भी जवाबी कार्रवाई। यूएस के कुछ प्रोडक्ट्स पर 15% तक टैरिफ लगाएगा चीन। कनाडा ने भी 25% टैरिफ का ऐलान किया। मरीजों को निजी अस्पतालों के शोषण से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का बड़ा कदम। केंद्र सरकार और राज्यों को पॉलिसी बनाने के लिए कहा। अपनी फार्मेसी से दवाइयां, इम्प्लांट और दूसरे मेडिकल इक्विपमेंट खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं निजी अस्पताल। यूपीआई से पेमेंट करना पड़ेगा महंगा। यूपीआई पेमेंट ऐप का इस्तेमाल करने के लिए चुकानी पड़ सकती है फीस। सरकार ने यूपीआई सर्विस पर मर्चेंट को मिलने वाली सब्सिडी में कटौती की। औरंगजेब को महान बताने पर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी के खिलाफ एफआईआर दर्ज। एकनाथ शिंदे बोले अबू आजमी पर लगे देशद्रोह। उद्धव गुट के नेता ने कहा औरंगजेब का महिमा मंडल करने वाले पाकिस्तान चले जाएं। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल मैच के साथ, जिसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जोरदार मुकाबला जारी है। आज टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। हालांकि शमी ने शुरुआत में ही ऑस्ट्रेलिया के ओपनर कूपर कॉनली को 0 पर आउट कर झटका दे दिया। शमी ने ट्रेविस हेड को भी लगभग आउट कर दिया था, लेकिन कॉट एंड बोल्ड का यह मौका शमी की उंगलियों को छूकर निकल गया। इसके बाद हेड ने कुछ शानदार शॉट्स भी लगाए और वह एक बार फिर खतरनाक दिखाई दे रहे थे, लेकिन उसके बाद वरुण चक्रवर्ती और उन्होंने अपनी तीसरी ही बॉल में हेड को फंसा लिया। बड़ी हिट लगाने के चक्कर में हेड लॉन्ग ऑन पर कैच थमा बैठे और इस वक्त ऑस्ट्रेलिया ने 21 ओवर में 2 विकेट पर 105 रन बना लिए हैं। तो ये जो रोमांचक मुकाबला है, इस पर और बातचीत करने के लिए अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं सहयोगी विपिन भट्ट। तो विपिन जी, अभी तक जितना मैच हुआ है उससे क्या लग रहा है, किस तरफ आगे बढ़ती हुई पारी दिखाई दे रही है? जैसे कि आपने कहा दीपाली की, ये बहुत ही रोमांचक मुकाबला है और जोरदार मुकाबला है। मैं कहूँगा कि अभी तक जो है वो टक्कर कांटे की हुई है। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता। टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट था। जिस तरह की पिच दुबई में है, स्लो पिच खेलती है, जो भी टीम टॉस जीतने वाली थी वो बैटिंग करने वाली थी। डेफिनेटली रोहित शर्मा ने एक और टॉस हारा और ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग करने का फैसला किया। अब बैटिंग करने का फैसला तो कर लिया, लेकिन जिस तरह का बॉलिंग अटैक इंडिया का है उसको खेलना नो डाउट ऑस्ट्रेलिया के आसान नहीं था। हालांकि पेस अटैक को शायद वो ज्यादा आसानी से खेल गए। शमी ने अपने शुरुआती स्पेल में ही पहला झटका तो कॉनली को आउट करके दे दिया 0 पे। जैसा आपने कहा कि ऑलमोस्ट वो कैच आ गया था, लेकिन उनकी उंगलियों से थोड़ा सा दूर छिटक के निकल गया। नहीं तो ट्रेविस हेड, जो एक बहुत बड़ा जिसे कहते हैं हवा या कह लीजिए खतरा भारत के लिए, जब भी वो कुछ ऐसा बड़ा महत्वपूर्ण मुकाबला होता है, जीत के बीच में ट्रेविस हेड आ जाते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले में। खैर एनीवे, लेकिन उसके बाद जब ट्रेविस हेड अपने रंग में दिख रहे थे, 2-3 बड़े शॉट्स उन्होंने लगाए और उसके बाद फिर जब वरुण चक्रवर्ती ने आके उनको अपनी फिरकी में फंसाया, लॉन्ग ऑन पे बहुत शानदार कैच उनका पकड़ा गया, तो वहां से फिर से जैसे इंडिया ने गेम में वापसी की। अब उसके बाद से कश्मकश चल रही है। 2-3 ओवर बीच में ऐसे जाते हैं जहां बड़ी टाइट बॉलिंग होती है, इंडियन स्पिनर्स पकड़ के रखते हैं, लेकिन इस समय लाबुशेन खेल रहे हैं और स्टीव स्मिथ खेल रहे हैं। दोनों ही बड़े धाकड़ बल्लेबाज हैं। कुछ एक शॉट्स बीच बीच में निकाल देते हैं, कभी एक 4 निकाला, कभी एक 6 निकाला। तो मैच इस समय बहुत बैलेंस्ड है। यहां से जो टीम अपना ज्यादा बेहतर खेल दिखाएगी, ज्यादा अपने नर्व्स को काबू में रखेगी,
वो मुझे लगता है कि मैच में अपनी ग्रिप बनाएगी। तो देखिए आज का मैच ये तो तय है, लंबा होने जा रहा है। ऐसा नहीं होगा कि आपको वन साइडेड दिखाई देगा या आपको लगेगा कि बस ये टीम जीत रही है, ये टीम हार रही है। नहीं, कभी इधर कभी उधर। किसी 5-7 ओवर में आपको लगेगा ऑस्ट्रेलिया भारी है, फिर 5-7 ओवर में आपको लगेगा इंडिया भारी, और ऐसे ही सेमीफाइनल होना चाहिए। अब देखना यह होगा यहां से आते हुए कि देखिए अभी थोड़ा सा 20 ओवर के आसपास के ऊपर का थोड़ा खेल हुआ है। कप्तान रोहित शर्मा मिक्स कर रहे हैं बॉलिंग अटैक को स्पिनर्स और फास्ट बॉलर्स के साथ में। स्पिनर्स इस पिच पे शानदार कमाल दिखा चुके हैं, लेकिन आज ये पट्टी अलग है जिस पे गेम हो रहा है। तो अब यहां से बाकी के 30 ओवर में भारतीय स्पिनर्स किस तरीके का कमाल दिखाते हैं, कितने कम रनों पर ऑस्ट्रेलिया को होल्ड कर पाती है टीम इंडिया। देखिए बड़े स्कोर हुए नहीं यहां पे, 267 मैक्सिमम है जो चेज हुआ है, तो क्या 250 तक रोक लेंगे हम इन्हें? 250 या 260-70 के अंदर रोक लिया तो आसान होगा, लेकिन अगर उससे ज्यादा रन ऑस्ट्रेलिया बना गई तो फिर इंडिया के लिए चिंता की बात होगी, क्योंकि इस पिच पे उतने रन आते हुए हमने देखे नहीं। और अभी इंडिया को लाइट्स में बैटिंग करनी होगी, ड्यू आएगी नहीं आएगी हमें नहीं पता, लेकिन आसान नहीं होगा। तो बैलेंस बिल्कुल विपिन जी, काफी कांटे की टक्कर है दोनों ही टीम्स में। और जिस तरह से आपने भी बताया कि अभी तक अगर ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी की बात करें तो परफॉर्मेंस काफी बैलेंस दिखाई दे रही है। तो आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और आपको बताएं, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के जामनगर में बने दुनिया के सबसे बड़े वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू, रिहैबिलिटेशन और कंजर्वेशन सेंटर वनतारा का उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ पूरा अंबानी परिवार मौजूद था। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के अलावा नीता अंबानी, अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट सभी पीएम के साथ मौजूद रहे। वनतारा 2000 से ज्यादा प्रजातियों और 1.5 लाख से ज्यादा बचाए गए जानवरों का घर है। वनतारा का ग्रीन बेल्ट एरिया करीब 3000 एकड़ में फैला हुआ है। इसी ग्रीन बेल्ट में दुनिया भर के जानवरों और वन्य जीवों के संरक्षण का काम वनतारा प्रोजेक्ट के तहत हो रहा है। यहाँ देश विदेश के घायल, शोषित और लुप्त होने के कगार पर पहुंचे बेजुबानों का रेस्क्यू कर उनका इलाज किया जाता है और इलाज पूरा हो जाने के बाद उनके रिहैबिलिटेशन पर भी काम किया जाता है। तो वनतारा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अलग ही रूप देखने को मिला। प्रधानमंत्री मोदी के वनतारा दौरे से दिल को छूने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। वनतारा में प्रधानमंत्री मोदी ने कई जानवरों के साथ अपना समय बिताया। एशियाई शेर, सफेद शेर से लेकर अजगर सभी को करीब से देखा। प्रधानमंत्री ने अपने हाथों से शेर के बच्चों को दूध भी पिलाया। वनतारा अनंत अंबानी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और उन्होंने खुद प्रधानमंत्री मोदी को वनतारा का पूरा दौरा कराया। पूरे समय अनंत अंबानी प्रधानमंत्री के साथ दिखाई दिए। दुर्लभ ओकापी का भी घर है वनतारा। पीएम ने उन्हें भी खाना खिलाया। पीएम मोदी ने वनतारा में कई दुर्लभ और संकटग्रस्त जीवों के साथ समय बिताया। प्रधानमंत्री ने चिंपांजी से मुलाकात की और साथ ही साथ हिप्पो, मगरमच्छ, जेब्रा, जिराफ, फ्लेमिंगो को भी खिलाया खाना। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री कई दुर्लभ जीव जैसे अजगर, 2 मुंहा सांप, 2 सिर वाला कछुआ, विशाल ओटर, बोंगो हिरन, सील और हाथी वगैरह के साथ भी वक्त बिताते हुए दिखाई दिए। वनतारा में हाथियों के लिए विशेष हाइड्रोथेरेपी पूल बनाए गए हैं जो गठिया और पैर की समस्याओं से पीड़ित हाथियों की रिकवरी में मदद करते हैं और साथ ही उनकी गतिशीलता में सुधार भी लाते हैं। इसके अलावा उन्हें पूल में खेलते हुए एक हाथी के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने समय बिताया। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वनतारा में वन्य जीव अस्पताल का भी दौरा किया और वहां की पशु चिकित्सा सुविधाओं को करीब से देखा। यहां एक तेंदुए की सर्जरी हो रही थी। वनतारा में ही एमआरआई, सीटी स्कैन, आईसीयू जैसी कई बड़ी सुविधाएं जानवरों के लिए मौजूद हैं। इसके साथ ही जानवरों के लिए वाइल्ड लाइफ एनेस्थीसिया, कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, एंडोस्कोपी, डेंटिस्ट्री और इंटरनल मेडिसिन जैसे कई अहम विभाग भी हैं। पीएम मोदी ने डॉक्टर्स और सहायक कर्मचारियों और श्रमिकों से भी मुलाकात की। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने एडवांस वाइल्ड लाइफ रिसर्च सेंटर और लैब का भी दौरा किया। चलिए बढ़ते हैं आगे और सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा निर्देश आज दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्यों को मरीजों को जो निजी अस्पतालों के शोषण से बचाने के लिए पॉलिसी बनाने के लिए कहा है। कोर्ट ने कहा है कि निजी अस्पताल मरीज को दवाइयां, इम्प्लांट और दूसरे मेडिकल इक्विपमेंट अपनी फार्मेसी से लेने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं। तो इस खबर पर डिटेल्स लेते हैं असीम मनचंदा से। तो असीम बताएं, काफी अहम ये खबर है क्योंकि हम कई सारे ऐसे केसेस देखते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में मरीजों को परेशान किया जाता है इन सब चीजों को लेकर। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है?
सुप्रीम कोर्ट में निजी अस्पतालों की मनमानी रोकने के लिए एक याचिका दायर की गई थी। इस याचिका की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्यों से कहा कि निजी अस्पतालों का जो मरीजों का शोषण करते हैं उसको रोकने के लिए एक पॉलिसी लेकर के आए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में यह भी कहा कि कोई भी निजी अस्पताल मरीज को इस बात के लिए बाध्य नहीं कर सकता कि वो उसी की फार्मेसी से दवाइयां, इम्प्लांट या कोई दूसरा मेडिकल डिवाइसेस ले। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम ये मानते हैं कि निजी अस्पताल शोषण कर रहे हैं और सरकार को इसके प्रति सजग होने की भी जरूरत है और इसको लेकर के कदम उठाए जाने की भी सख्त जरूरत है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार जो कदम उठाए वो ऐसे भी खड़े ना हो कि जो लोग निजी अस्पतालों में छोटे शहरों में निवेश कर रहे हैं उस पर किसी तरह से रोक लगे। तो अब सरकार सुप्रीम कोर्ट के इस कहने के बाद जल्दी ही सरकार इस पर किसी तरह की गाइडलाइंस लेकर के आ सकती है। शुक्रिया असीम इस पूरी जानकारी के लिए। वहीं हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी कटौती को लेकर सहमति के आसार कम दिखाई दे रहे हैं। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर इनपुट टैक्स क्रेडिट के साथ 12% जीएसटी लगाने के पक्ष में नहीं है। हालांकि जीओएम इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI की रिपोर्ट के साथ अपनी सिफारिशें जीएसटी काउंसिल को भेज सकता है, जिस पर अंतिम फैसला आने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में होगा। तो इस खबर पर डिटेल्स लेते हैं आलोक प्रियदर्शी से। तो आलोक, बताएं क्या पूरी जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी कटौती के साथ साथ इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा मिलने की उम्मीद कर रहे इंश्योरेंस कंपनियों को निराशा हाथ लग सकती है। सीएनबीसी आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली कि हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी कटौती को लेकर जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स गठित की गई है वो इंश्योरेंस कंपनियों के 12% और साथ ही इनपुट टैक्स क्रेडिट के फायदे के प्रपोजल पर सहमत नहीं है। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के मेंबर्स का ये मानना है कि आम आदमी को इंश्योरेंस पर ज्यादा राहत देने की जरूरत है। अभी तमाम जितने भी टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और ग्रुप इंश्योरेंस है उस पर 18% जीएसटी है, साथ ही उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा भी मिलता है, जिसको घटाकर 5% करने की सिफारिश ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने की थी और साथ ही साथ सीनियर सिटीजन और ग्रुप और लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी को एग्जम्प्ट करने की सिफारिश की थी। लेकिन उस पर अब जब IRDA की रिपोर्ट आ चुकी है तो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स अब अपनी रिपोर्ट IRDA की रिपोर्ट के साथ जीएसटी काउंसिल को भेजेगा और जीओएम का यही कहना है कि अब इस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट इंश्योरेंस कंपनियों को देना है या नहीं देना है, ये फैसला आखिरी तौर पर जीएसटी काउंसिल ही करेगा। जीएसटी काउंसिल की आगामी बैठक में इस पर फैसला हो सकता है। शुक्रिया आलोक इस पूरी जानकारी के लिए। जल्द ही आपको यूपीआई पेमेंट ऐप का इस्तेमाल करने के लिए फीस चुकानी पड़ सकती है। दरअसल सरकार ने यूपीआई सर्विस पर मर्चेंट को मिलने वाली सब्सिडी में भारी कटौती की है, लिहाजा कंपनियां अब इसे ग्राहकों से वसूलने की तैयारी कर रही है। तो इस बड़ी खबर पर पूरी जानकारी दे रहे हैं असीम मनचंदा। नोटबंदी के बाद यूपीआई पेमेंट ऐप का इस्तेमाल काफी तेजी से बढ़ा है और हर रोज इनके जरिए करोड़ों ट्रांजैक्शंस हो रही है। तो इन ट्रांजैक्शन को अंजाम देने के लिए जो कंपनियां हैं उनका सालाना खर्चा करीबन 12,000 करोड़ रुपए का है। अब कंपनियों ने क्या किया है कि उनसे कई ट्रांजैक्शन के ऊपर चार्जेस वसूलने की शुरुआत ऑलरेडी कर दी है। पेटीएम और फोन पे जैसे ऐप पहले से ही चार्जेस वसूल रहे थे, अब गूगल ऐप ने भी इसके ऊपर चार्जेस वसूलने की शुरुआत कर दी है। अभी फिलहाल डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के जरिए पेमेंट करने पर चार्ज वसूला जा रहा है। लेकिन एक और बड़ी बात, खासतौर पे कि सरकार इन ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा देने के लिए अभी तक कंपनियों को सब्सिडी दे रही थी। 2,000 रुपए से नीचे की जितनी भी ट्रांजैक्शन थी उनके ऊपर लगातार सब्सिडी दी जा रही थी। साल 2023 में इसको लेकर के 2600 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई। साल 2024 के अंदर इसको लेकर के 2500 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई और साल 2025 के अंदर सरकार ने अब इसकी सब्सिडी को घटा करके मात्र 437 करोड़ रुपए कर दिया। तो इसका सीधे सीधे असर जो है ग्राहकों के ऊपर पड़ेगा। कंपनियां आने वाले समय में यूपीआई के चार्जेस जो है ग्राहकों के ऊपर डाल सकती है और ग्राहकों से ये चार्जेस वसूल सकती है। यानी कि अगली बार जब आप यूपीआई का इस्तेमाल करेंगे किसी भी पेमेंट करने के लिए तो जो पर्सन टू मर्चेंट चार्जेस होते हैं वो हो सकता है कि ग्राहकों से ही वसूले जाए। दुनिया में टैरिफ वॉर का संकट गहरा गया है। चीन, मैक्सिको और कनाडा पर आज से ट्रंप टैरिफ लागू हो गया है। वहीं जवाबी कार्रवाई में चीन और कनाडा ने भी यूएस प्रोडक्ट पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ते हैं मिताली जैन से। तो मिताली, बताएं टैरिफ वॉर में अब तक क्या हुआ और आगे किस तरह बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है?
तो यूएस ने आज से यानी 4 मार्च से मेक्सिको और कनाडा पे इंपोर्ट होने वाले गुड्स पे 25% टैरिफ लगा दिया है। साथ ही चाइना पे 10% का जो टैरिफ था उससे एक्स्ट्रा बढ़ाकर अभी 20% का टैरिफ कर दिया है। 12 मार्च से स्टील और एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स पर भी हमें टैरिफ लगने को मिल सकता है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि टैरिफ्स जो है ये अमेरिकन इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए लगाना ज़रूरी है और यहाँ पे आगे कोई भी नेगोशिएशंस वो मेक्सिको और कनाडा के साथ नहीं करना चाहते। और चाइना और कनाडा भी यहाँ पर पीछे नहीं हट रहे और रिटालिएट करते हुए उन्होंने भी यूएस गुड्स पे जो टैरिफ्स है वो इम्पोज कर दिए हैं। चाइना का मानना है कि 15% तक अमेरिकन गुड्स पे वो टैरिफ लगा सकता है। कुछ मेजर प्रोडक्ट्स जैसे कि चिकन, मीट, सोयाबीन और कुछ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट पर ऑलरेडी उन्होंने टैरिफ्स लगा दिए हैं। साथ ही 10 बड़ी यूएस कंपनीज को अनरिलायबल लिस्ट की एंटिटीज में उन्होंने शामिल कर दिया है और 15 और अमेरिकन कंपनीज को उन्होंने एक्सपोर्ट कंट्रोल की जो उनकी लिस्ट है उसमें इंक्लूड कर दिया, जिससे जो ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस है वो और ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं इन अमेरिकन कंपनीज पे। इसके अलावा चाइना ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को भी कंप्लेंट फाइल कर दी है कि ये जो भी टैरिफ ट्रंप यहाँ पे लगा रहे हैं ये सब ट्रेड वायलेशंस के तहत है और इन पे पूरी कार्रवाई की जाए। कनाडा की अगर बात करें तो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि हम भी पीछे नहीं हटेंगे, जब तक ट्रंप हम पे टैरिफ लगा रहा है हम भी काउंटर टैरिफ यहाँ पे लगा सकते हैं और 25% टैरिफ इंपोज करने का ऐलान यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने किया है। तो अब देखना होगा कि मेक्सिको कैसे रिटालिएट करते हैं इन सब टैरिफ्स के बीच में और ये जो सिलसिला है ये कहां तक पहुंचता है और भारतीय बाजारों पर इसका क्या इफेक्ट देखने को मिलता है। शुक्रिया मिताली इस पूरी जानकारी के लिए। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच बहस के 3 दिन बाद अमेरिका ने यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य मदद रोकने का ऐलान किया है। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है। ऐसी मदद जो अमेरिका से अभी तक यूक्रेन नहीं पहुंची है उसे भी रास्ते में ही रोक दिया गया है। इसमें पोलैंड तक पहुंच चुका सामान भी शामिल है। यूक्रेन को सैन्य मदद रोकने से कुछ घंटे पहले ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। ट्रंप ने कहा कि जेलेंस्की नहीं चाहते कि जब तक उन्हें अमेरिका का समर्थन हासिल है तब तक शांति हो। यह जेलेंस्की की तरफ से दिया गया सबसे खराब बयान है। अमेरिका इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। चलिए अब बात करते हैं शेयर बाजार की। आज एक बार फिर बाजार गिरावट के साथ लाल निशान पर बंद हुआ। हालांकि शुरुआती गिरावट के बाद बाजार में नीचे से थोड़ा सुधार दिखाई दिया। सेंसेक्स 96 पॉइंट गिरकर 72,990 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी लगातार 10वें सत्र से लाल निशान में बना हुआ है। निफ्टी 37 पॉइंट फिसलकर 22,083 पर बंद हुआ। मिड कैप इंडेक्स की फ्लैट क्लोजिंग हुई। वहीं दूसरी तरफ स्मॉल कैप इंडेक्स में रिकवरी के साथ बढ़त आती हुई दिखाई दी। पीएसई एनर्जी तेल गैस शेयर्स में खरीदारी रही और वहीं निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक इंडेक्स बढ़त पर बंद हुआ। ऑटो, आईटी, एफएमसीजी शेयर्स में प्रेशर देखने को मिला। ये एसआईपी जारी रखने का समय है, ये कहना है कोटक महिंद्रा एएमसी के एमडी और सीईओ नीलेश शाह का। साथ ही नीलेश शाह ने बाजार सस्ता होने पर एसआईपी टॉपअप की सलाह भी दी है। ये एसआईपी चालू रखने का समय है। एसआईपी टॉपअप तभी करना चाहिए जब मार्केट सस्ता हो जाए। हो सकता है कि मार्केट सस्ता नहीं हो। हम लोग नॉर्मली लोगों को ये कहते हैं कि आप हमारे असेट एलोकेशन को फॉलो करिए। हमारा एक बैलेंस एडवांटेज फंड है, बाकी म्यूचुअल फंड के भी है। उसमें हम 20 से 80% कैश इक्विटी एलोकेशन करते हैं। न्यूट्रल एलोकेशन रखिए। टॉपअप करने का समय तब आएगा जब मार्केट और सस्ता होगा। अगर नहीं सस्ता होता है तो कोई वांधा नहीं, जो अपनी एग्जिस्टिंग एसआईपी है वो चलती रहेगी, वही अपने को रिटर्न देता रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अब तक 40,000 से ज्यादा पुराने और बेकार हो चुके कानूनी प्रावधानों और नियमों को खत्म किया है। पोस्ट बजट सेमिनार में पीएम ने कहा कि अभी और भी पुराने कानूनी प्रावधानों को खत्म करने के लिए सरकार जन विश्वास बिल पार्ट 2 पर काम कर रही है। मोदी ने देश के आर्थिक विकास में एमएसएमई सेक्टर के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल ग्रोथ में एमएसएमई बैकबोन की तरह काम करता है। हमारा प्रयास है कि इन्हें मॉडर्न, फ्लेक्सिबल, पीपल फ्रेंडली और ट्रस्ट बेस्ड बनाया जा सके। इस एक्सरसाइज में इंडस्ट्री की बहुत बड़ी भूमिका है। आप अपने अनुभवों से उन समस्याओं की पहचान कर सकते हैं जिनके समाधान में ज्यादा समय लगता है।
चलिए अब आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। आज वर्ल्ड ओबेसिटी डे है। भारत में जरूरत से ज्यादा वजन एक हेल्थ चैलेंज बन चुका है। आखिर क्या है इसके पीछे बड़ी वजह, जानने के लिए जरूर देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर। बैठे बैठे काम, मोटापे का इंतजाम। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वैसे तो मेडिकल टूरिज्म देश भर में काफी पॉपुलर हो रहा है, लेकिन अहमदाबाद की बात करें तो यहाँ पर मेडिकल टूरिज्म के क्षेत्र में एक नई पहचान बन रही है। अलग अलग देशों के मरीज यहाँ पर आ रहे हैं इलाज करवाने के लिए। तो विदेशी मरीजों को क्यों सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है अहमदाबाद, बता रहे हैं संवाददाता केतन जोशी। किशोर वोरा घुटनों की सर्जरी के लिए अमेरिका से अहमदाबाद आए हैं। ऑपरेशन के बाद फिलहाल रिकवरी में हैं। ऐसे ही अहमदाबाद के अलग अलग अस्पतालों और वार्ड्स में अमेरिका, यूरोप और अफ्रीकी देशों से आए मरीज इलाज करा रहे हैं। अहमदाबाद को पसंद करने का मुख्य कारण है बेहतरीन इलाज, वो भी विदेशों के मुकाबले काफ़ी सस्ता। यही नहीं, विकसित देशों में सर्जरी और बड़े उपचार के लिए महीनों तक वेटिंग में रहना पड़ता है। काइंड ऑफ सर्विस जो मिलता है यहाँ पर और द कॉस्ट इज वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। इतना तो कॉस्ट इज अनबिलीवेबल, यू नो। So this is very very good, very impressed. वहाँ से लोग आते हैं, एक तो एडवांस कंट्रीज लाइक अमेरिका, ब्रिटेन, वहाँ से वेटिंग भी है एंड कॉस्ट इफेक्टिव भी ज़्यादा है। तो यहाँ आने से उनको एक पर्सनल टच मिलता है। सस्ता तो होता है लेकिन अच्छा होता है। अहमदाबाद हॉस्पिटल एंड नर्सिंग एसोसिएशन आहना के मुताबिक एनआरआई और विदेशी मूल के नागरिक मिलाकर अमूमन साल भर में 3500 से 4000 मरीज अहमदाबाद में इलाज करवाने आते हैं। अब अदानी समूह, एचसीजी, शैल्बी, जीवराज मेहता और अन्य बड़े प्लेयर अगले 5 साल में कुल 3000 हॉस्पिटल बेड अहमदाबाद में जोड़ेंगे। आहना का मानना है कि अगर अहमदाबाद के लिए विदेशों से डायरेक्ट फ्लाइट बढ़ जाए तो इस इकोनॉमी को और बूस्ट मिलेगा। सरकार को भी इसके लिए थोड़ा प्रयत्न करना चाहिए कि अहमदाबाद को डायरेक्ट कनेक्टिविटी यूरोप, अमेरिका वगैरह से ज्यादा मिले। अहमदाबाद के अनुभव से ये साफ है कि विदेशों से आ रहे इस कारोबार में निवेश और रोजगार की बड़ी क्षमता है। अहमदाबाद में विदेशी मरीजों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में अगर एयर कनेक्टिविटी समेत कुछ सुविधाएं बढ़ा दी जाती है तो न केवल इस सेक्टर को फायदा होगा, लेकिन मेडिकल टूरिज्म का एक नया अध्याय भी शुरू हो सकता है। केतन जोशी, अहमदाबाद। हाइड्रोजन बस के बाद देश में पहली बार हाइड्रोजन से चलने वाले ट्रकों का ट्रायल शुरू किया गया। टाटा मोटर्स और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने मिलकर यह प्रोजेक्ट शुरू किया है। रोड एंड ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी ने इन ट्रकों को फ्लैग ऑफ किया। यह प्रोजेक्ट नेशनल ग्रीन मिशन का हिस्सा है। इन ट्रकों को 4 अलग अलग रूट्स पर 18 महीनों तक बतौर ट्रायल चलाया जाएगा। हम इससे फीडबैक लेंगे कि ये टेक्नोलॉजी रियल लाइफ में कैसी परफॉर्म कर रही, क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, इसका कमर्शियल वायबिलिटी क्या होगा और क्या करना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स क्या होगी, और चौथा हम पॉलिसी सपोर्ट क्या लगेगा। और तो इसके ऊपर हम काम करेंगे और ये 18-24 महीने रन करने के बाद हमारे पास बहुत सारा डेटा होगा जिसके ऊपर हम नेशनल स्केल अप कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर फिर चर्चा हो सकती है। स्पेन के बार्सिलोना में चल रहे मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में दुनिया की सबसे तेज 4 डोर ईवी कार डिस्प्ले की गई। Xiaomi की इस कार का नाम SU7 अल्ट्रा है। ये कार 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड 2 सेकंड से भी कम वक्त में पकड़ लेती है। इस अनोखी कार के बारे में बता रही हैं विस्तार से मेरी सहयोगी शिबानी घरत। Xiaomi ने अनाउंस किया है कि वो अपनी डिलीवरी शुरू करने वाली है इस गाड़ी की, Xiaomi SU7 अल्ट्रा। इस मार्च 2 से इनफैक्ट डिलीवरी शुरू करेगी। अभी ये जो मॉडल है हमारे पीछे, दैट कैन गो फ्रॉम 0 to 100 किलोमीटर पर आवर इन जस्ट 1.98 सेकंड, 0 to 200 इन जस्ट 6.09 सेकंड्स। और Xiaomi का ऐसे दावा है कि ये जो 4 डोर प्रोडक्शन कार है, ये इनफैक्ट दुनिया की सबसे तेज है। इसी के साथ साथ इस डिवाइस की कीमत, SU7 अल्ट्रा की कीमत 5,29,900 येन है चाइना मार्केट में, एंड देन इंडिया मार्केट में इसकी कीमत रफली 64 लाख है।
कई सारे रंगों में अवेलेबल है, जैसे कि ये जो येलो कलर है, इसी के साथ साथ ब्लैक, पर्ल वगैरह कई सारे कलर ऑप्शन है। 5 कलर ऑप्शन है इस गाड़ी के। ये ऑफिशियली सेल पर जाएगी इनफैक्ट मार्च से, एंड देन अक्टूबर से इसका प्रोडक्शन शुरू हो गया था। इसमें हाइपर इंजन इलेक्ट्रिक मोटर्स है, 2 V8 मोटर्स है पीछे और एक सिंगल V6 मोटर है। इसी के साथ साथ रेयर एंड फ्रंट व्हील रिस्पेक्टिवली आपको V6 मोटर मिलेगा। Xiaomi की ये गाड़ी है वो इक्विप्ड है हाई परफॉर्मिंग सिरेमिक ब्रेक डिस्क के साथ। अकीबोनो हाई परफॉर्मेंस फिक्स्ड कैलिपर्स एंड हाई परफॉर्मेंस ब्रेक पैड्स भी आपको इस गाड़ी में मिलते हैं। ये मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस के दौरान पिछले साल इनफैक्ट कंपनी ने इसे डिस्प्ले किया था। इस साल वापस इसका डिस्प्ले यहाँ पर आपको नजर आएगा और साथ ही जैसे मैंने कहा यू कैन एक्चुअली परचेज इट स्टार्टिंग मार्च। महाराष्ट्र में औरंगजेब को लेकर एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। इस बार समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने मुगल शासक की तारीफ में कसीदे पढ़े और उसके बाद बवाल शुरू हो गया। अब अबू आजमी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। हालांकि अबू आजमी ने अपने बयान को लेकर माफी मांग ली है, लेकिन महाभारत अभी थमी नहीं है। मुगल शासक औरंगजेब की तारीफ कर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी घिर गए हैं। महाराष्ट्र में उनका बयान सियासी भूचाल ला चुका है। शिवसेना कार्यकर्ता उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उन्होंने देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कराने के लिए पुलिस थाने में तहरीर दी है और शिवसेना सांसद नरेश महस्के की शिकायत पर थाने के वागले स्टेट पुलिस स्टेशन में अबू आजमी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। अबू आजमी के ऊपर देशद्रोह का गुना दाखिल करना चाहिए। यहाँ महाराष्ट्र में नहीं पूरे हिंदुस्तान में रहने का उनको अधिकार नहीं है। अबू आजमी ने कहा कि औरंगजेब ने न केवल मंदिर तोड़े बल्कि कई मंदिर बनवाए भी। उन्होंने औरंगजेब को एक न्यायप्रिय राजा बताया और यहाँ तक कह दिया कि औरंगजेब के राज में ही भारत सोने की चिड़िया था। उन्होंने ये भी कहा कि अगर उनकी जगह कोई और राजा होता तो वो भी वही करता। और ये सच है कि उनके राज में भारतवर्ष सोने की चिड़िया था। भारतवर्ष 24% यहाँ का वो था। भारतवर्ष की सीमा अफगानिस्तान और बर्मा तक थी। तो ये कौन मिटा सकता है? हिस्ट्री से कौन मिटा सकता है? अगर आप इन सब बातों को लाएंगे तो हम करेंगे। इस बयान के बाद महाराष्ट्र में बवाल हो गया। शिवसेना के कार्यकर्ता और नेता सड़कों पर आ गए। अबू आजमी का विरोध होने लगा और इस बीच डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने आजमी पर तीखा हमला बोला। छत्रपति संभाजी महाराज ये हमारे देवता है, राष्ट्र पुरुष है और ये राष्ट्र पुरुषों का अपमान करना ये बहुत बड़ा गुनाह है। इसलिए उन्होंने तुरंत माफी मांगनी चाहिए, उनके ऊपर देशद्रोह का कलम लगाना चाहिए। शिवसेना के दोनों गुट इस मुद्दे पर एकजुट दिख रहे हैं। तो चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें।